Myself, Dr. Dinesh Kumar Singh, Assistant Professor, C.B. Singla College. I will teach you today the Constitutional Law of India. First of all, I will focus before you the syllabus which is prescribed in your semester. First of all, there is a syllabus of Constitution of India, Constitutional Development, Constitutional Development, Constitutional Development, from 1858 to 1947. First topic is constitutional development from 1858 to 1947. Second is the preamble of the Indian Constitution, भारत की संविधान की प्रस्तावना. तीसरा टॉपिक है साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं. और चौथा टॉपिक है नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की प्रकृति क्या है. वेदर द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल और यूनिटरी, क्या भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक है या दोनों का सम्मिश्रण है, इसको आपको बताया जाएगा. इसके बाद आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51A तक आप लोगों के सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया गया है. और इसके बाद का आर्टिकल 52 से लेकर के 395 तक जो है सेकंड सेमेस्टर में है. तो आप लोगों को विशेष करके आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51A तक पढ़ना है. तो पहला संघराज्य, इसके बाद है संघराज्य, यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज. फिर फंडामेंटल राइट्स, संघराज्य का वर्णन जो है भारतीय संविधान में आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक है. ये क्या डील करता है, यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी के बारे में वर्णन करता है. स्टेट टेरिटरी, फिर फंडामेंटल राइट्स का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है. आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में. और आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक. कौन सी चीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है ऑफ द स्टेट पॉलिसी. इसके पश्चात 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कही गई है. 51A में आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कही गई है.
जिसको हिंदी में मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। तो दिस इज द सिलेबस विच इज प्रेस्क्राइब्ड इन योर कोर्स। 51 तक आपको पढ़ना है, जो कि आपके कोर्स में विहित किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टुडे आई विल डिस्कस बिफोर यू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसको आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आई विल डिस्कस बिफोर यू। प्राय प्रत्येक अधिनियम के प्रारंभ में एक प्रस्तावना या एक उद्देशिका अवश्य रहती है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान में भी प्रस्तावना का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित की गई प्रस्तावना का महत्व अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि प्रस्तावना जो प्रत्येक अधिनियम के प्रारंभ में रहती है, संविधान की प्रस्तावना जिसका कि अपना विशेष महत्व है। प्रस्तावना में उन उद्देश्यों का वर्णन किया जाता है जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई अधिनियम बनाया जाता है। उसी प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अपना महत्व है। और संविधान निर्माताओं का क्या उद्देश्य था? व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वे किन उद्देश्यों की प्राप्ति भारतीय संविधान की रचना करके प्राप्त करना चाहते थे? इन सब को जानने का माध्यम संविधान की प्रस्तावना है। संविधान की प्रस्तावना में कुछ विधिशास्त्रियों ने संविधान की प्रस्तावना के विषय में अपना विचार व्यक्त किया है। न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने एक प्रमुखवाद गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1967 में वह कहा कि संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आदर्शों एवं आकांक्षाओं को उल्लिखित करती है। दिस वाज डिसाइडेड बाय द जस्टिस सुब्बा राव इन द केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन 1967। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, it was decided in the state of Punjab, which was decided in 1967, AIR 1967 में न्यायमूर्ति सुब्बा राव महोदय जी ने कहा कि उद्देशिका संविधान के आदर्शों और आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। तत्पश्चात न्यायमूर्ति ने इंडी बेरूवारी यूनियन के मामले में कहा। इंडी बेरूवारी यूनियन का केस जो है AIR 1962 का है, 1960 का है। इसमें न्यायमूर्ति जो है ने कहा कि उद्देशिका संविधान के निर्माताओं को विचारों को जानने की कुंजी है। व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स? preamble is the key which open the mind of the makers of the Indian Constitution। उद्देशिका के बारे में कहा गया है कि प्रस्तावना जो है संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है।
मीन्स प्रियम्बल इज द की विच ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उद्देशिका एक ऐसा भाग है जो संविधान के निर्माताओं को विचारों को जानने की कुंजी कहा जाता है। इस प्रकार से हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, हम इसको पहले आप लोगों के सामने बताएंगे। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हियर। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to its all citizens justice, economic, social and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, and equality of status and of opportunity, and fraternity, assuring the dignity of all individuals to secure among them all unity and integrity of the nation. This 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। इसको हिंदी में भी हम बताएंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाने के लिए तथा बनाने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन begins from the word we the people of India, means sovereignty vests in the people of India। संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। हम भारत के लोगों ने भारत के लिए संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया है। तो संविधान के प्रियम्बल में कुछ शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्दों का समावेश किया गया, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को 42nd अमेंडमेंट which was held in 1976 was added in the Indian Constitution। तो हम भारत के लोग शब्द भारतीय संविधान में संयुक्त राष्ट्र चार्टर से लिया गया है और उद्देशिका में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, इन शब्दों की हम क्रमवार व्याख्या आप लोगों के सामने करेंगे, क्योंकि बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की स्वतंत्रता के पहले इंडिया वाज द कॉलोनियल स्टेट, भारत एक औपनिवेशिक राज्य था। हमारे पास अपना संविधान नहीं था। हमारी संविधान सभा द्वारा इस संविधान को बनाया गया, जिसको कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा एडॉप्ट, इनेक्ट और सेल्स किया गया।
अर्थात अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के कुछ उपबंध लागू हो गए थे। शेष संविधान का उपबंध 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो प्रियम्बल में कुछ शब्द हैं जिनका की प्रमुख चर्चा हम आप लोगों के सामने करेंगे। वी विल डिस्कस द सम टर्मिनोलॉजीज व्हिच हैज बीन यूज्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। We the people of India having solemnly resolved to constitute India a sovereign. Sovereign means संप्रभुता। संप्रभुता means sovereignty. sovereignty का तात्पर्य है, संप्रभुता का तात्पर्य है कि भारत आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपनी नीति बनाने के लिए स्वतंत्र है। कहने का तात्पर्य है भारत आज किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, अपने स्वयं के लिए कानून बना सकता है, इसके लिए किसी विदेशी राज्य के अधीन नहीं है, क्योंकि संप्रभुता भारत की जनता में निहित है और भारत की संसद द्वारा निर्मित कानून ही भारतीयों पर लागू होगा। पहले जैसा कि औपनिवेशिक राज्य के समय इंग्लैंड का बना हुआ कानून हम पर लागू होता था, लेकिन जब हमारा संविधान अस्तित्व में आया तो है बिकम द सॉवरेन स्टेट, हम संप्रभु राज्य हो गए। अब आंतरिक बाह्य नीतियों के मामले में हम पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। समाजवादी, सेकुलर एंड सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक। तो सेकुलर का मतलब क्या है? पंथ निरपेक्षता। यह भी भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका मतलब यह नहीं था कि हमारा संविधान सेकुलर नहीं था, सेकुलर था, लेकिन भारतीय संविधान की उद्देशिका में, प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़ करके और अधिक स्पष्ट कर दिया गया कि हमारा संविधान सेकुलर भी है। सेकुलर का मतलब यह है भारत किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता। भारत सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है, समान रूप से उनका सम्मान करता है। किसी राज्य किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देता। सभी धर्म के अनुयायी अपने अनुसार आचरण करने, अपने अनुसार अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब यह है कि लोकतंत्र का तात्पर्य है कि हमने भारत के संविधान को भारत की जनता के लिए, भारत के लोगों के लिए, डेमोक्रेटिक मीन्स ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। मीन्स भारत का संविधान भारत की जनता के लिए बनाया है और यह कानून अब भारत की जनता पर लागू होगा। मीन्स वी हैव बिकम द डेमोक्रेटिक स्टेट। हम लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में बन गए। वी आर नॉट टुडे द कॉलोनियल स्टेट। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू द फोर्स इन 1950 वी हैव बिकम द कॉलोनियल स्टेट। जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ, जैसे ही भारत का संविधान भारतीय संविधान सभा द्वारा 1949 में अंगीकृत किया गया, तभी से हम जो है डेमोक्रेटिक हो गए, डेमोक्रेटिक स्टेट के रूप में आ गए। अब हम भारत की संविधान द्वारा जो कानून निर्मित होगा उसी कानून को मानने के लिए हम स्वतंत्र हैं। और समाजवादी शब्द, समाजवाद का उल्लेख भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यद्यपि इसकी संविधान में कहीं परिभाषा नहीं दी गई है, फिर भी इसका तात्पर्य है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण राज्य के पास रहेगा और
इसका